So, welcome back to this lesson. This lesson is all about refraction and refractive index. तो रिफ्रैक्शन क्या था वो तो हमने लास्ट लेसन में देख लिया था, वीडियो लेसन में। लेकिन आज हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या होता है, जो कि इसी को एक्सप्लेन करता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मेंशन करना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट, मेरे अपने स्टूडेंट जिन्होंने मुझे हेल्प किया था इस क्लास का सेटअप करने और कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस देने के लिए। जैसे पहले यहाँ पर बहुत एको था जिस रूम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बहुत स्मार्ट सजेशन दिया कि सारी विंडोज़ वगैरह खोल दो ताकि साउंड रिफ्लेक्ट नहीं हो सके। मतलब कैसे साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करना है वो सीख रहे हैं डायरेक्ट। सो वो स्टूडेंट है जो मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो वो मेरे स्टूडेंट है हरफुल और नितेश, तुलसी सोनी और तानिया, जिन्होंने मुझे शुरू में हेल्प किया और अच्छा रिस्पांस दिलवाया। जैसा भी है वो मेरे लिए बहुत अच्छा रिस्पांस है, तो आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर देम। अब वो यहाँ की क्लास शुरू करते हैं हम लोग इस लेसन के लिए। लास्ट लेसन में स्नेल्स लॉ मैंने बताया था। अब यहाँ तक हमने उसको कर लिया था कि साइन आई अपॉन साइन आर, जो यहाँ पर एंगल बनते हैं दो अलग अलग मीडियम में लाइट रेस के और नॉर्मल के बीच में, उन एंगल के साइन का रेशियो जो था एक कांस्टेंट था। इस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? आर आई, जो कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको n2 अपॉन n1 लिखा जाता है। ये क्या होता है ये मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज एन इंडेक्स शोज द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ मीडियम वेयर द मीडियम विल डू टू अ लाइट रे। क्या मतलब है इसका? कोई भी मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो वो मीडियम लाइट को कितनी बेंडिंग देगा, कितने एंगल तक उसको बेंड करेगा। एंगल मतलब ये आर, ठीक है। इसको और एक्सप्लेन करता हूं मैं आप लोगों को। अगर हम ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन को लेते हैं साथ में यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको लगेगा कि ये इतने एंगल से बेंड हो गई है। ये एंगल तो अलग है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर हम देखना चाहें कि लाइट अपने कस्टमरी पाथ से, अपनी ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड हुई है, कितनी हटी है, तो उसको हम इस तरह से मेजर करेंगे। तो ये जो है ये हमको बताती है कि अमाउंट ऑफ बेंडिंग, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ बेंडिंग का जो एक आइडिया देती है हमको कि कम होगी ज़्यादा होगी, उसका आइडिया हमको लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास जो होता है, जो पानी का ग्लास बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ग्लास मटेरियल होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 1.5। अलग अलग होते हैं, कुछ के 1.5 होते हैं, कुछ के 1.55 होते हैं, हम ये लेके चलते हैं। और पानी जो होता है वाटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1.33, ठीक है, इन कंपैरिजन विद एयर। मतलब अगर एयर में ग्लास रखा हुआ है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होगा। अगर पानी है तो उसके चारों हवा है मीडियम, तो हवा से पानी में जाते वक्त लाइट, तो पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.33 होगा। तो हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ग्लास का, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इन दोनों में जब लाइट एंटर करेगी अलग अलग केसेस में, तो इसमें लाइट ज़्यादा मुड़ेगी। अगर मान लीजिए ग्लास और वाटर सरफेस पर लाइट 45 डिग्री के एंगल पर एंटर कर रही है, तो ग्लास में उसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी, पानी में उसकी बेंडिंग कम होगी। ये मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब ये कहाँ से आता है, इसका क्या रोल होता है, ये अगले चैप्टर में आएगा डिटेल में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की थ्योरी कहाँ से आती है, कि भाई n2 ऊपर ले रहे हैं, n1 नीचे ले रहे हैं। ये सब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वेव ऑप्टिक्स में, उसको हम वहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसको वापस इस डायग्राम में देखते हैं कि n2 n1 का क्या कनेक्शन है यहाँ पर। तो हमने उस समय कहा था कि दो मीडियम है यहाँ पर, एक है एयर और एक है ग्लास। रेफरेंस के लिए दो मीडियम लिए थे हमने, कुछ भी मीडियम हो सकते हैं, ये तो ग्लिसरीन हो सकता है, पानी हो सकता है, या ऐसी जो भी चीज जो रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करती हो। तो एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ n1 बोल देते हैं। उसको हम कहेंगे कि अगर हम इसकी कहीं से कंपैरिजन नहीं करते कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के कंपैरिजन में, अगर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो उसको n1 को बोलेंगे ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, ठीक है, जो कि एयर का 1 माना जाता है फॉर रेफरेंस। ग्लास है तो उसका n2 जो है वो यहाँ पर देख सकते हो आप, n2 जो कि इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि इसको अभी हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब लाइट यहाँ पर आती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो बेंड होती है। कैसे बेंड होगी? वही
इनका एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिएट होगा जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो उसको हम लिखते हैं ऐसे n2/n1। अब ये n2 जिस मीडियम में आ रही है लाइट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर्स। सो n2/n1। एक बार वापस सुन लीजिए कैसे लिखेंगे इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग और द लाइट इज बेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच द लाइट इज कमिंग। ये सिंपल तरीका है इसको लिखने का। इसको लिखने का एक तरीका और होता है n2/1। ठीक है, ये एनसीईआरटी की नोटेशन है, इसलिए मैं वही फॉलो कर रहा हूँ एनसीईआरटी की नोटेशन। n2/1 को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलने का और लिखने का कि n2/1 here 2 means glass and 1 means air. So n2/1 means refractive index of glass with respect to air. अब इसका देखो रियल लाइफ से क्या मतलब है। रियल लाइफ से इसका मतलब ये है कि जब ग्लास हवा में रखा हुआ हो उस केस में ग्लास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा वो 1.5 होगा। इसका मतलब ये है कि उसमें वो एयर में रखा हुआ है और n2/n1 है, तो उस केस में n2 जो है वो 1.5 है और एयर का क्योंकि 1 होता है तो 1.5/1 इज इक्वल टू 1.5। सो कोई चेंज नहीं आता क्योंकि वो एयर है और उसका रेफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वैल्यू 1 होल्ड करता है। तो ये होगी सारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और टेक्निकल एनालिसिस हमने कर ली है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, आखिरकार होता क्यों है रिफ्रैक्शन। Because in science we often talk about why some particular thing is happening. तो कॉज क्या होता है रिफ्रैक्शन का। देखिए अलग अलग मीडियम तो होते हैं ना जिनमें रिफ्रैक्शन हो सकता है, वो सब क्या करते हैं लाइट को अलग अलग स्पीड ऑफर करते हैं और दे अलाउज लाइट टू ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप डिफरेंट मीडियम अलाउज लाइट टू ट्रेवल इन इट एट डिफरेंट स्पीड। यही कारण होता है इसका रिफ्रैक्शन का कि लाइट क्यों बेंड होती है। अब चलो ठीक है स्पीड तो अलग अलग हो सकती है लेकिन उसके लिए बेंड होना क्यों ज़रूरी है, तो ये भी जान लेते हैं कि बेंड क्यों होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट जब यहाँ पर एंटर करती है किसी भी मीडियम में, एयर से या वैक्यूम से कहीं से, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में भी एंटर करती है तो वो वैक्यूम से एयर में आती है तो मीडियम चेंज वहाँ भी हो जाता है। ये क्या करती है शॉर्टेस्ट पाथ अपनाना चाहती है उस मीडियम से बाहर आने के लिए, ऐसा समझ सकते हैं इसको। जैसे यहाँ से इस मीडियम में आ रही है तो यहाँ पर इसकी स्पीड जो होती है वो होती है, यहाँ जैसे आती है वैसे स्पीड कम होगी क्योंकि ये डेंस मीडियम है तो कम होगी। तो ये क्या करेगी, ये शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेगी। जैसे अगर इसी रास्ते में जाएगी तो रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा इसको, इस रास्ते में आएगी तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, इस रास्ते में जाएगी तो हो सकता है शॉर्टेस्ट पड़े। इन एंड ऑल यही मीनिंग है कि शॉर्टेस्ट पाथ इट विल सीक आउट टू कम आउट ऑफ और टू इमर्ज आउट फ्रॉम दैट डेंस मीडियम। ठीक है, तो ये कॉज होता है रिफ्रैक्शन का कि स्पीड अलग अलग होती है। तो कम स्पीड है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी, अब ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो अपने रास्ते बदल सकती है। तो ये होता है सारा का सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है, लिख सकते हैं यहाँ पर यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, छोटे क्वेश्चन कभी बनते हो कि राइट एग्जांपल ऑफ वन यूनिटलेस क्वांटिटी, तो ये लिख सकते हैं उसमें। तो एक हम इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उससे हम एक एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे जो कि हमारे कई जगह पर काम आएगा, उसको हम कंक्लूजन के रूप में काम में लेंगे। हमारे पास दो डायग्राम है जिसको हम एक दो अलग अलग केस ले रहे हैं। पहले इस केस को देखते हैं। फर्स्ट कई बार देख चुके हैं कि लाइट एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है। पहले हमने इसको एयर और ग्लास लिया था, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो लाइट आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बेंड होगी क्योंकि डेंस मीडियम है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए स्नेल्स लॉ लिखते हैं हम लोग, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, जैसा कि पिछले सेक्शन में बताया था कि स्नेल्स लॉ जब लिखेंगे तो n2 अपॉन n1 आए, जिसको कि हम n2 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा मैंने बताया था कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जहां से लाइट आ रही हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं हम, एक छोटा सा चेंज करते हैं।
ये जो लाइट यहाँ पर आती है, हम क्या करते हैं इसके रास्ते में यहाँ पर एक प्लेन मिरर रख देते हैं, सो दैट कि ये जो एंगल बनेगा इसकी लाइट में और मिरर के प्लेन में जो है वो 90 डिग्री एंगल बने। तो जब भी लाइट 90 डिग्री एंगल पे आती है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। कारण क्या होता है कि आई भी जीरो होगा तो आर भी जीरो होगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे इस जगह पे, है ना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को यहाँ लगते हैं, यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, क्योंकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो होगा तो आर भी जीरो होगा। ये यहाँ पर लगेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इन चीज़ों को ध्यान रखना है क्योंकि मिरर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी तो हम कहेंगे इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहेगा, ठीक है, जिसको कि हम उससे कंपैरिजन करके आर भी लिख सकते हैं, बट मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आई कर देता हूँ इसको, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाली टर्मिनोलॉजी से काम में लेते हुए मैं लिखूंगा इसको कि आई आर के इक्वल है, उस वाले आर के इक्वल, और ये वाला आर उस वाले आई के बराबर है। ये आई नहीं है, तो इनको हटा देता हूँ वापस में यहाँ से। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया, लिखा था यहाँ पर, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी क्या है, सॉरी ये आई है। टर्मिनोलॉजी क्या है, क्योंकि हमने इसके प्लेन में, इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर रख दिया तो ये वापस उसी पाथ को ट्रेस करेगी, रीट्रेस करेगी। तो जो एंगल पहले बन रहा था अब भी बनेगा, लेकिन उसका नाम बदल के एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इस केस में, ठीक है। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इस केस में हम लिखना चाहेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है यहाँ पर स्नेल्स लॉ के केस में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इस बार आर है, और यहाँ पर आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर आई है इस केस में, ठीक है। तो इस केस में अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब पहले यहाँ पर जो था रिफ्रैक्शन इस मीडियम में हो रहा था, अब रिफ्रैक्शन हो रहा है इस मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे। कितनी सरल चीज है, देखो n1 अपॉन n2 विच टेक्निकली कैन बी रिटन एज n12, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली मैं ये पार्ट और ये पार्ट ठीक करूंगा, तो देखो कैसा आता है, चेंज होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये मल्टीप्लाइड बाई दिस साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू n21 इंटू n12। अब यहां पर देखने को लग रहा है कि ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या इधर 1। सो इन दिस साइड I can write this is equal to 1. So further I can write n21 is equal to 1 upon n12, जो कि ये जो यहाँ पर फिनोमिनन हो रही है ये उसी को मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, मुझे थोड़ा लास्ट मिनट में इसको एक्सप्लेन करने दो। बेसिकली यहाँ पर फिजिकली हो क्या रहा है कि लाइट एक डायरेक्शन से आ रही है, उसको हमने उसी को यहाँ पर प्लेन मिरर रखते हुए रीट्रेस करवाया है, ठीक है, अपने उसको उल्टा वापस लौटा दिया है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर इस मीडियम से इस मीडियम में लाइट आती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 होगा, इस मीडियम से इस मीडियम में लाइट आती है तो उस केस में हम यहाँ पर इसको पहले वाले कंडीशन के रेसिप्रोकेट करके लिख सकते हैं या उल्टा करके लिख सकते हैं, उसको जिसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में रेसिप्रोकेट करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कई जगह पर काम में लेंगे, ठीक है। तो अभी जो पहले मैंने आपको जो इंटरेस्टिंग केस बताया था उसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। 2 मीडियम लिए थे, अब 3 मीडियम लेकर देखते हैं, एयर, वाटर, ग्लास एंड देन अगेन एयर, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एब्सोल्यूट। तो हम ये एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से कोई लाइट आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट आएगी तो क्योंकि एयर टू वाटर आ रही है, डेंसर मीडियम है कंपेयर टू दिस, तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास अलग अलग केस आएगी तो इसको R1 बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो लाइट यहाँ पर तो बेंड हो गई, अब जैसे यहाँ पर आएगी तो एक और मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास टू, अब वाटर टू ग्लास जाएगी वो, तो जो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रहे वो यहाँ पर इंसिडेंट रहे हैं, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल हम यहाँ पर ज्योमेट्री से देख सकते हैं, दीज आर टू नॉर्मल्स। तो और ये सरफेस जो है, ये नॉर्मल जो है
क्योंकि नॉर्मल है तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, सॉरी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यहाँ पर ज्योमेट्री में देख सकते हैं मैंने इस तरह से सर्फेसेस ली है, तो ये जो एंगल बनेगा R1, यहाँ पर भी एंगल R1 ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो R1 है। तो यहाँ पर लाइट अगेन रेयर टू डेंस जा रही है, कंपेरेटिवली रेयर टू डेंस जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ फिर एक बार बेंड होगी। तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा इस बार, इसको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। अब ये अलग एंगल है। अगेन यहाँ पर जब लाइट आएगी तो एक और मीडियम चेंज होगा, ग्लास टू एयर, डायरेक्ट देखो ग्लास टू एयर जा रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा पहले वाले की तरह हम ज्योमेट्री देख सकते हैं, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ऑब्लिक, तो ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, तो इसको हम बोलेंगे R2, ठीक है। अब लास्ट में जब लाइट यहाँ से बाहर आएगी तो जो एंगल बनाएगी, देखिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने अभी पिछले सेक्शन में बताया था कि जब लाइट एयर टू ग्लास में जा रही थी या एक मीडियम में जा रही थी तो बेंड हुई, अब जो वही लाइट उसी एंगल पे जाएगी तो वापस बाहर निकलते वक्त वही एंगल बनाएगी जो पहले बना रही थी, आते वक्त बना रही थी। तो यहाँ पर एंगल हमेशा ग्लास एयर सरफेस पर जो लाइट का एंगल रहता है वो हमेशा सेम रहता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I बनेगा। इसको हम पैरेलल शिफ्ट भी बोलते हैं, जो कि ग्लास स्लैब में होता है, जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वापस उसी एंगल को बनाते हुए निकल जाएगी। तो इन तीनों केसेस के लिए मैंने यहाँ पर स्नेल्स लॉ लिख दिए हैं। ये जो केस है उसमें साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू N21, N2 अपॉन N1 विच इज इक्वल टू N21। इस केस के लिए लिखेंगे, इस पॉइंट के लिए तो आएगा ये साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू N32, ठीक है। और इस केस के लिए जब लिखेंगे तो आएगा साइन R2 अपॉन साइन I इज इक्वल टू N1 अपॉन N3 विच इज इक्वल टू N13, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, साइन R1 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर न्यूमरेटर में है, यहाँ पर साइन R2 नीचे है और यहाँ पर ऊपर है, इसमें साइन I नीचे है, इसमें साइन I ऊपर है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट मिलता देखना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 मल्टीप्लाइड बाई साइन R2 अपॉन साइन I इज इक्वल टू, इन तीनों को लिख देते एक तरफ, N21 इंटू N32 इंटू N13। अब देखो ये कट रहा है, ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू 1। तो क्या आ रहा है ये देखो, N21 इंटू N32 मल्टीप्लाइड बाई N13, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ रहा है हमारे पास, जैसा कि हमारे पास दो मीडियम में आया था कि N21 इंटू N12 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर तीन मीडियम के लिए ये रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब ये देखो अगेन उसी बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, या उसको बता रहा है ये कि लाइट जब एक दिशा में आती है तो उसी दिशा में वापस लौटती है तो सेम बिहेव करेगी जैसे वो जाते वक्त कर रही थी। तो ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन को कि N32 इज इक्वल टू 1 अपॉन N21 इंटू N13, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब आगे देखिए कि मैंने बताया था अभी पिछले सेक्शन में कि अगर सिर्फ 1 और 3 को लेते हैं, 1 और 3 को, तो उस केस में N13 इज इक्वल टू 1 अपॉन N31, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमने प्रूव किया था उसको कि N31 इंटू N13 इज इक्वल टू 1। तो इस N13 को मैं 1 अपॉन N31 भी लिख सकता हूँ क्योंकि हमने प्रूव किया था, इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। ये N31 जो है ये सीधा ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास N32 इज इक्वल टू N31 अपॉन N21। ये हमारे पास इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ सकता है कि अगर 3 और 2 के बीच में अगर लाइट ट्रेवल कर रही हो तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा आएगा, N31 अपॉन N21। अब देखो 1 जो है मतलब एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते हैं हम,
ठीक है, रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंपली n3/n2 भी हो सकता है ये, ठीक है ना, ये n3/n2 भी लिख सकते हैं हम इसको डायरेक्टली। तो ये सीधा सीधा एक ही मैसेज करता है कि इस मीडियम में होने वाले रिफ्रैक्शन के लिए सिर्फ ये और ये मीडियम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो पहले से कहाँ से आ रही है लाइट उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये था आज की वीडियो क्लास में कि रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी एक पूरी की पूरी फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा एक इंडेक्स काम में आता है, ठीक है। ये लिंक है जो कि रियल लाइफ में कोई फिनोमिनन हो रही है या जिसको हम बोलते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स क्या सजेस्ट करती है। तो ये सारी मैथमेटिक्स थी, इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स का हो गया पूरा जोड़। तो आई होप दैट यू विल लाइक दिस लेसन and you will feel this kind of teaching helpful. So I request you all to support me so that I can reach to as many students and people as I can. Thank you so much.